हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट का रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक भी बिना क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मार्च 2019 का पूछा हुआ सवाल है, आपका एग्जाम का पूछा हुआ सारे सवाल हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है खुले बाजार का परिचालन का क्या लक्ष्य है। ऑप्शन ए है शाखा का प्रयोग का विनियम। ऑप्शन बी है बैंक के नकद कोष का निर्धारण करना। ऑप्शन सी है स्विच परिचालन। ऑप्शन डी है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। खुला बाजार परिचालन, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, का लक्ष्य सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है रिकॉर्डक ने किसका आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या करी थी। ऑप्शन ए है अवसर लागत। ऑप्शन बी है घटते प्रतिफल का नियम। ऑप्शन सी है पैमाने की मित व्यत्यय। ऑप्शन डी है मूल्य का श्रम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डेविड रिकॉर्ड ने मूल्य श्रम का सिद्धांत के आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या करी थी। इसके अनुसार एक राष्ट्र को केवल उन्हीं उद्योग पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए जहां कि वो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है संपत्ति का सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है उदारीकरण। ऑप्शन बी है राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी है वैश्वीकरण या आपका निजीकरण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, निजीकरण। संपत्ति या सेवा प्रकारों का सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना निजीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, निजीकरण। क्वेश्चन 5 कह रहा है भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। आपको बताना है कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस फील्ड में है, तकनीकी, चक्रीय या प्रचन या आपका ऑप्शन डी है संरचनात्मक। तो आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप ज़्यादा वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। भारत में अधिकांश बेरोजगारी प्रचन में है, जिसका अर्थ होता है छुपी हुई बेरोजगारी, जो मूलतः कृषि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है गिफेन वस्तुएं संदर्भित है। ऑप्शन ए है प्रस्तिमूलक वस्तुएं। ऑप्शन बी है आवश्यक वस्तुएं। ऑप्शन सी है अव्यवहारिक वस्तुएं। ऑप्शन डी है अपकृष्ट वस्तुएं। तो आप इसका याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अपकृष्ट वस्तुएं आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्नलिखित में किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अपूर्ण बाजार होता है। ऑप्शन ए है क्षेत्र। ऑप्शन बी समय। ऑप्शन सी है कारोबार का परिमाप या आपका ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण बाजार होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध क्या होता है। उत्पादन या उपभोग या निवेश या मांग। तो आप सबको पता होगा एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गत के बीच आपका संबंध जो होता है वो उत्पादन फलन का होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्पादन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा, दीर्घकालीन उत्पादन और आपका एक अल्पकालीन उत्पादन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सत्कर्ता मांग और स्टोरी मांग का कुल योग क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए है सट्टा उद्देश्य। ऑप्शन बी है मुद्रा आपूर्ति। ऑप्शन सी है ऋण योग्य निधि। ऑप्शन डी है मुद्रा हेतु तरलता वारिता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में किसकी वकालत करी थी। तो आप याद रखिएगा न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 कह रहा है किसने लिखा कि वामा सहायता सल्फर ड्रॉ के समान होता है। हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हमें उस कब प्रयोग करना चाहिए और कब रोकना है, और हमारे पास सदैव उसका प्रभाव का उदासीन करने के लिए बी कम्प्लेक्स होना चाहिए। ये कथन आपका बी के आर बी राव के द्वारा लिखा गया है। ये अर्थशास्त्री होने के साथ साथ पूर्वी डिप्टी चेयरमैन का योजना आयोग भी रह चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है पी इजकल टू के आर बाई एम किसके द्वारा प्रदत्त कैम्ब्रिज समीकरण है।
तो आप इसको याद रखिएगा, P=KR/M आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के AC पीगू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका AC पीगू हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएँ क्या कहलाती हैं? शाख मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, अधिष्ठ मुद्रा या आपका ऑप्शन डी है धातु मुद्रा। इस क्वेश्चन को अभी SCB 2023 का पहला शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएँ ये अधिष्ठ मुद्रा कहलाती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा पर रूपांतरित होती है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। ये बहुत सारे आपके इकोनॉमिक्स के पेपर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विदेशी विनिमय दर उसको कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नरम ऋण देती है? IDA, IMF या आपका IAF या आपका ICC, IFC। तो IDA एजेंसी सदस्य नियम को नरम ऋण देती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसे हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA कहते हैं, विश्व बैंक की एक अनुष्ठित संस्था है। इस बैंक विश्व बैंक के रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। इसकी स्थापना आपको 24 सितंबर 1960 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, IDA। क्वेश्चन 16 कह रहा है किसने सार्वजनिक व्यय को 2 पदों में विभाजित किया था? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर पीगू ने सार्वजनिक व्यय पे 2 पदों को विभाजित किया था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है एक 1/, नकद कोष अनुपात या 1/R जिसको हम कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? तो इसको हम साख गुणक कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो K=1/R है और K जो आपका इक्वल टू होता है साख गुणक और R= नकद आरक्षित अनुपात होता है। इसे आप जरूर एक बार ध्यान से पूरा वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है उरुग्वे दौर करार के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, WTO। उरुग्वे द्वारा करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम WTO की स्थापना हुआ था। WTO का स्थापना आपका 15 अप्रैल 1994 में मोरक्को के शहर में मार्केस में हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, WTO। क्वेश्चन 19 कह रहा है डैश सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी के निवल कारक आय का क्या योग होता है? तो इसका ऑप्शन है ANP, ऑप्शन बी है GNP, ऑप्शन सी है GDP या आपका ऑप्शन डी है NDP। तो आप इसको याद रखिएगा, GNP सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी के निवल कारक आय का एक योग होता है। GNP इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा, आपका GNP=GDP प्लस विदेशी निवेश से घरेलू निवासियों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय माइनस घरेलू निवेश में विदेशी निवेशों द्वारा अर्जित। यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ सीमांत लागत = सीमांत आगम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के प्रकार निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन कुल 3 विधियाँ होती हैं। पहला आपका मीन, मीडियन, मोड। 3 पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और 3 पॉइंट जो है आपका ये मैथ में जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें मीन, मीडियन, मोड का क्वेश्चन आ रहा है। तो नॉर्मल आप मीन, मीडियन, मोड आप एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो आपका 20 नंबर का जो आपका जनरल मार्क्स का पेपर आने वाला है उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके मीन, मीडियन, मोड से रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, उनके बीच का अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है नकारात्मक या धनात्मक या अनंत या शून्य। तो इसमें आपका धनात्मक ही होगा। आप सबको पता होगा यदि 2 वस्तुएं प्रतिस्थापी हो जैसे चाय और कॉफ़ी, उनके बीच अनुप्रस्थ जो होती है वो लोचशीलता धनात्मक होती है। यदि कीमत कॉफ़ी की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन 23 कह रहा है जनसंख्या वृद्धि और डैश को जनककीय संक्रमण के सिद्धांत अंतर संबंधित करता है आर्थिक विकास या प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी है जीवन स्तर या आपका ऑप्शन डी है खाद्य आपूर्ति। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की जनकीय संक्रमण का सिद्धांत अंत संबंधित करता है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि उत्पादन अंकगणित का मतलब बढ़ता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थिक विकास। क्वेश्चन 24 कह रहा है एकाधिकारी अपने लाभ को तब अधिकतम करने में सक्षम रहता है जब उसकी सीमांत लागत सीमांत राजस्व के बराबर हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है K=1/MPS। ये सूत्र के बताने वाले कौन थे?
K=1/MPS सूत्र गुणक बताता है। गुणक की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय केंट विक्सल को जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गुणक और इस सूत्र को बताने वाले कौन थे? तो केंट विक्सल थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आपके निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आयात और निर्यात पर एक कर टैक्स आरोपित किया जाता है जिसे हम सीमा शुल्क कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमा शुल्क। क्वेश्चन 27 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध किसे क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन 29 है कुल निक्षेप का वो भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखा जाता है, उसे वो क्या कहलाता है। रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर या आपका नकद कोष अनुपात। ये भी सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल निक्षेप का वो भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखा जाता है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन 30 है दो मुद्राओं के आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है। तो उसे हम क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मनीला में आपका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। जो आपका मनीला है वो आपके फिलीपींस में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है कौन सा ऋण करदाता का अस्थायी बोझ होता है। ऑप्शन ए है दीर्घावधिक ऋण, ऑप्शन बी है ब्राह्मण ऋण, ऑप्शन सी है बलात् ऋण, ऑप्शन डी है गैर विमोचीय ऋण। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गैर विमोचीय ऋण करदाता और अस्थायी पर एक बोझ होता है। इसकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट ब्याज दर नहीं है। क्वेश्चन 33 कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके BSEB जो इस बार एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल आपको वीवीआई टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको 1975 हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार 1975 में स्थापित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी भी दोहा कार्यसूची में शामिल करने के लिए अत्यधिक विवादास्पद विषय क्या रहा है। तो सबसे आज के टाइम पे अभी भी दोहा कार्यसूची में शामिल करने के लिए अत्यधिक विवादास्पद विषय कृषि वस्तु पर व्यापार से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है डैश कार्यक्रम 2005 में सभी गांव को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। आपको बताना है कि 2005 में कौन सा कार्यक्रम गांव को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। तो आपका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण है जो 2005 में सभी गाँव में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, जिसकी लागत आपके 28 करोड़ का प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण क्या होता है। पहला, द्वितीय या आपका तृतीय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बी हो जाएगा। द्वितीय चरण आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 है एक ग्राहक के क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन क्या कहलाता है। आय प्रभाव, ऑप्शन बी है मूल्य प्रभाव, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन डी है प्रदर्शन प्रभाव। तो एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 है एक उपभोक्ता संतुलन तब कहा जाता है जब वो अधिकतम डैश प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है। तो आपका संतुष्टि, जब कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा तभी आपके अधिकतम आपको संतुलन प्राप्त होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेटिस्फाई संतुष्टि। क्वेश्चन 39 है भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है। प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का द्वितीय चरण का अनुभव किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 40 है लगान पृथ्वी का वो भाग है जो भूस्वामी का मुद्रा के मूल और अविनाशकारी शक्तियों का प्रयोग के लिए दिया जाता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, डेविड रिकॉर्डो द्वारा आपके 19वीं शताब्दी में ये आपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 41 है, भारत के मुद्रा भंडारण में M1 संदर्भित क्या करता है। इस क्वेश्चन को भी आप वी टेकआउट कर लीजिएगा। आपको बताना है जो आपके भारत के मुद्रा भंडारण में जो M1 होता है, जो उसे डिनोट करते हैं, वो क्या डिनोट करता है, उसे क्या बताता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा करेंसी प्लस मांग निक्षेप प्लस RBI का अन्य जमाएं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, करों का भुगतान करने के लिए योग्यता का सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों को समान रूप से वितरित होना चाहिए। ये किनसे संबंधित है। तो समानता का सिद्धांत, करों का भुगतान करने का योग्यता का सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों को समान रूप से वितरित होना चाहिए। ये समानता का सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है, मुद्रा का मान किसके स्तर पर व्यावृत्त क्रम है, आय, मात्रा, मूल्य या व्यय। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। M=1/P होता है फॉर्मूला, आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है, बैंक केवल मुद्रा का प्रबंधक नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा का निर्माता भी माना जाता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका ये कथन RS सेयर्स के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है, विदेशी व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप की नीति की क्या कहलाती है। उदारीकरण, स्वतंत्र व्यापार या वैश्वीकरण, या आपका ऑप्शन डी है संरचनात्मक व्यापार। तो विदेशी व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप आपका नीति स्वतंत्र व्यापार कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आज का 46 क्वेश्चन कह रहा है, IMF और RBID एक साथ 1944 में किसके परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए थे। तो आप याद रखिएगा, जो आपका IMF और आपका RBID एक साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है, जब करदाता द्वारा कर का आर्थिक बोझ अन्य व्यक्ति पर डाल दिया जाता है तो उसे क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा, तो आपको पता होना चाहिए, उसे हम कराधान का हस्तांतरण कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जब अपनी ऋण किसी और व्यक्ति पर हम जब डाल देते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि उक्त आरेख किसके बारे में बताता है। आपको बताना है कि यहाँ पे एक निर्गत है, आपको ये जो डायग्राम है किसके बारे में बता रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति की मांग खिंचाव सिद्धांत के बारे में ये आपका पैराग्राफ, आपका जो डायग्राम है बता रहा है। राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में जब भी पूछा जाए तो आप डेविड रिकार्डो का नाम जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है, डैश कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, बजट घाटा कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर आपका, जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्चा का प्रावधान करती है तो इसे हम बजटीय घाटा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बजट घाटा। क्वेश्चन 51 कह रहा है, नए औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में किस एक को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है। तो वो आपको पता होगा, जो ये भी सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जो सिगरेट या तंबाकू जो आपके कारखाने होते हैं उनको भी एक लाइसेंस सरकार से लेना होता है, वो अपने फैक्ट्री खोलने के लिए। जो आपके खतरनाक रसायन होते हैं उनके लिए भी आपको अपने क्षेत्र में खोलने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है सरकारों से। लेकिन आपका जो वस्त्र का व्यापार करते हैं या वस्त्र का फैक्ट्री डालते हैं तो आपको कोई सरकार से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको GST बनाना पड़ता है और आपको माल अपना बना सकते हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रणालीगत रूप से एकत्रित आंकड़ीय तथ्य किस दृष्टिकोण में सांख्यिकीय परिभाषा है। तो इसका आपका याद रखिएगा, आज का राइट आंसर आपका बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लोचशीलता निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो को पूरा पॉज करके आराम से वीडियो को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आपको लगता है कि और ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को जितना आप शेयर करोगे, जितना आप मेरे लिए मोटिवेशन करोगे, आप वीडियो को शेयर करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त या कोई ग्रुप में वीडियो पहुँचाइए जो आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।